बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी मोतीपुर नामक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। पूजा की मां की मृत्यु होने के बाद पूजा अकेली ही रहने लगी, जिस वजह से दीपक ने अपनी बेटी के लिए उसने शीला नाम की लड़की से शादी करी, जिसकी एक प्रिया नाम की बेटी थी। शीला ने प्रिया और पूजा दोनों को ही एक समान प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, शीला का ध्यान सिर्फ प्रिया पर ही जाते गया। ये बात पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अब उसकी माँ उसको पहले जैसा प्यार नहीं करती, और समय के साथ साथ शीला ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हर सौतेली माँ की तरह शीला ने भी पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया, और साथ साथ प्रिया भी पूजा को पसंद नहीं करती थी। शीला सिर्फ अपनी बेटी प्रिया से ही प्यार करती, और बेचारी पूजा को समय पर खाना भी नहीं देती, और हमेशा ही उसे काम न करने पर ताने मारती रहती। पूजा बहुत ही अच्छे और ईमानदार स्वभाव की लड़की थी, लेकिन प्रिया अपनी माँ की तरह ही बहुत घमंडी और लालची थी, और हर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। भले ही शीला और प्रिया पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करती, लेकिन पूजा ने हमेशा से ही उन दोनों को अपना माना। इतने अत्याचार करने के बाद भी आज तक पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसे दिल से बहुत बुरा लगता कि उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। शीला पूजा से काम करवा रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब शीला पूजा से ज्यादा काम करवाने लगी और उसको 2 दिन में एक बार ही खाना देती, वो भी अगर काम पूरा होता तब। और प्रिया का क्या था, वो अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रही थी और बहुत ही खुशी से रह रही थी। वो अपनी माँ को बिना बताए भी कहीं घूमने चली जाती तो शीला उसे कुछ नहीं कहती, और अगर वहीं पूजा किसी काम से बाहर जाती तो शीला उसे मारती और खाना भी नहीं देती। दीपक को इन सारी बातों का कुछ नहीं पता था, क्योंकि दीपक के आते ही दिखाने के लिए शीला घर के काम करने लगती और पूजा के ऊपर प्यार जताने लगती। पूजा डर से कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि शीला ने उसे धमका रखा था। अब वो यही सोचती थी कि इससे अच्छे तो वो अकेली ही रहती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के आने से उसके ऊपर बस अत्याचार ही हो रहा था। जब भी दीपक आता तो पूजा चाहती कि वो सारी बातें अपने पिता को बता दे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि शीला ने कह रखा था कि अपने पिता को ये सारी बातें नहीं बताना, वरना वो उसकी बहुत पिटाई करेगी। और यही सोचकर पूजा ने अभी तक अपने पिता को कुछ नहीं बताया। पूजा एक समय पर ही खुश रहती, वो रात के समय जब उसके पिता आ जाते, वो थोड़ा समय अपने पिता के साथ बिताती और खुशी खुशी रात में सो जाती, वरना पूरे दिन वो उदास ही रहती। काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन शीला या प्रिया को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शीला तो बस यही चाहती थी कि उसके घर का काम होते रहे। शीला को पूजा से कोई भी मतलब नहीं था, वो काम के लिए ही पूजा से बात करती, वरना प्रिया और शीला पूजा से बहुत नफरत करती। वैसे ही दोनों के दोनों बेचारी पूजा को हर वक्त ताने मारती रहती कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और हमारे पल्ले छोड़ गई। किसी तरह पूजा अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। रात को वो घर का सारा काम करके लेट सोती और सुबह सुबह जल्दी उठती। उसको थोड़ा ही समय मिलता आराम करने का, लेकिन अगर शीला उसे दिन में आराम करते वक्त देख लेती तो उसको बहुत मारती। एक दिन पूजा आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, तभी शीला आती है और कहती है, अच्छा जी, तो ये महारानी आराम से बैठकर खाना खा रही है, शायद इसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्यों रे करम चली, इतने देर से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? माँ, मैं बस खाना खा रही थी, मुझे थोड़ी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ, फिर घर के काम कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझ घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर, जा कामों में लग जा। हाँ माँ, थोड़ा सा ही खाना बचा है, खा लेती हूँ, फिर कर दूंगी। अच्छा, तो अब तेरी तो जबान निकल आई है, कुछ दिनों से तू मेरे को जवाब देने लगी है। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मुझे अब उल्टा जवाब दे। एक तो तुझे इस घर में रहना और खाना दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें आराम चाहिए, दिन भर बस आराम ही करती रहती है।
माँ, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझसे इतना काम क्यों करवाती हैं? क्यों करवाती हूँ? क्योंकि तू मेरी सौतेली बेटी है। पहले भी तो आप मुझे प्यार करती थी ना, लेकिन आप अब सिर्फ प्रिया को ही प्यार करती हैं। आप जितना काम मुझसे करवाती है, उतना काम अगर आप प्रिया को कहेंगे तो प्रिया तो उसका आधा काम भी नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए क्यों कहूँगी? वो मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ऐशो आराम से रहे। उसे बड़ा करके मुझे नौकर नहीं बनाना है। हाँ तो माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके तानों से और मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को बता दूंगी कि आप मुझ पर कितने अत्याचार करती हो। अच्छा ठीक है, बताती हो। शायद तुझे पता नहीं कि उसके बाद तेरा क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, पर आज मैं पिताजी को बता दूंगी। सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा का हाथ पकड़ती है और बाथरूम में जाकर उसे बंद कर देती है। माँ, माँ, खोलो दरवाजा, मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी से नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी तो ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। जब तक तेरे पिता नहीं आ जाते तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बड़े जवान चलने लगी है तेरी। माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी और आपके बोलने से पहले घर के सारे काम कर दूंगी। अब तो जितनी मर्जी माफी मांग ले, अब ये दरवाजा तो रात को ही खुलेगा। अंदर बाथरूम में पूजा बहुत रो रही होती है, लेकिन जैसा कि शीला ने कहा कि रात को ही दरवाजा खुलेगा और वैसा ही होता है। शीला रात को ही दरवाजा खोलती है। फिर पूजा शीला से माफी मांगती है। ये दिन शायद तुझे याद रहेगा। अब मुझसे जबान लड़ाने से पहले ये दिन एक बार याद कर लियो। ऐसे ही किसी तरह पूजा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन शीला पूजा को दूसरे गांव से अपने लिए चूड़ियां लाने को कहती है। अरे पूजा, दूसरे गांव में जाकर मेरे लिए चूड़ियां लानी है तुझे। लेकिन माँ, चूड़ियां तो यहाँ पर भी मिल जाएगी। मैंने बोला ना तुझे, उसी गांव से चूड़ियां लानी है। मैं हर बार उसी गांव से चूड़ियां लाती हूँ। वहाँ पर चूड़ियां बहुत अच्छी मिलती है। माँ, हर बार आप जाती हैं तो इस बार भी आप चले जाइए, क्योंकि मैं अकेले इतनी दूर कैसे जाऊंगी। कैसे जाएगी का क्या मतलब है? इतना भी दूर नहीं है वो गांव, बीच में एक जंगल पड़ता है, चली जाइयो। पूजा ने अपनी माँ को ज्यादा बातें नहीं बोली और वो उदास मन से ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसा कि शीला ने कहा था कि बीच में एक जंगल पड़ता है, वैसे ही गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। जब पूजा जंगल में पहुंची तो उसे थोड़ी भूख लगने लगी और वो जंगल में आकर फल ढूंढने लगी। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने फल तोड़े और वो थोड़ी देर बैठकर खाने लगी और जब वो आगे गई तो उसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई दिया और गुफा के अंदर 2 रास्ते थे। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हुई। गुफा के अंदर जादुई 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का है और एक बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेगी, लेकिन बुरे रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा पैसा धन मिलेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहती हूँ। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। ठीक है, तुम अच्छाई के रास्ते पर चली जाओ। और फिर पूजा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। अच्छाई के रास्ते पर जाते ही उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग रही होती है। बाबा जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। फिर पूजा अपने चारों तरफ देखती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखती है। वो नदी में से पानी लाती है और उन बूढ़े बाबा को पिला देती है। बूढ़े बाबा खुश हो जाते हैं और पूजा का धन्यवाद करते हैं। फिर पूजा और आगे जाती है। तब एक छोटा बच्चा दिखता है जिसकी बॉल पेड़ में फंसी हुई थी। दीदी, मेरी बॉल पेड़ में फंस गई, उतार दोगी क्या? हाँ, मैं अभी तुम्हारे बॉल पेड़ से उतार देती हूँ। फिर पूजा उस छोटे बच्चे की बॉल पेड़ से उतार देती है। वो छोटा बच्चा भी पूजा को थैंक यू बोलकर फिर से खेलने लगती है। पूजा भी और आगे जाती है। तभी उसे एक परी दिखती है और वो कहती है,
तुमने अच्छाई का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने सभी की मदद की। उन बूढ़े बाबा को पानी पिलाया और उस छोटे बच्चे की बॉल उतार दी। और जैसा कि तुम्हें एक जादूगरनी ने बताया कि तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियाँ मिलेगी, मैं ही तुम्हें ज्ञान और शक्तियाँ दूंगी। जिसके बाद परी पूजा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और कुछ शक्तियाँ भी देती है। फिर पूजा खुशी खुशी गुफा से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो बहुत खुश थी। वो सोचती है कि अभी तो उसे चूड़ियाँ लानी है। अरे अभी तो मुझे चूड़ियाँ भी लानी है और शाम होने को आई, बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, जल्दी से चली जाती हूँ। पूजा के इतना कहते ही उसके सामने चूड़ियाँ आ जाती है। फिर उसे याद आता है कि परी ने उसे ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी दी है। वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से चूड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। पूजा के हाथों में चूड़ियाँ देख शीला उससे कहती है, अरे तू इतनी जल्दी चूड़ियाँ कहाँ से ले आई? माँ, आपने बोला था ना दूसरे गांव से चूड़ियाँ लानी है, तो मैं वहीं से लाई हूँ। अच्छा ठीक है, अब रात का खाना भी बनाना है, जाकर जल्दी बना दे। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर वो सोचती है, मेरे पास तो जादुई शक्ति है, जादुई शक्ति मेरे घर का खाना बना दो। और वो देखती है कि उसका सारा खाना बना हुआ है। वो खुश हो जाती है और ऐसे ही अब शीला जो भी कहती, पूजा तुरंत ही वो सारा काम खत्म कर देती। लेकिन शीला को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अब इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है। और अब वो ज्यादा शीला से खाना भी नहीं मांगती, क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से ही खाना भी लाती थी और खा लेती थी। शीला को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी प्रिया को सारी बातें बताती है। अरे बेटी, प्रिया को कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये लड़की घर का सारा काम कर लेती है और वो भी इतनी जल्दी। इसने आज तक इतनी जल्दी काम नहीं किया। हाँ माँ, और मैं भी देख रही हूँ इसके पास 2-3 नई फ्रॉक भी आ गई है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी पूजा के पास जाती हैं। फिर शीला कहती है, पूजा अब सारी बातें सच सच बता दे। कुछ दिनों से देख रही हूँ तो घर के सारे काम जल्दी कर लेती है और तेरे पास अच्छे कपड़े भी है। बता फिर ये सब तू कैसे करती है? फिर क्या था, भोली भाली पूजा दोनों माँ बेटी को सारी बातें बता देती है। दोनों के ही मन में लालच आ जाता है। बेटी, तूने सुना ना, तू एक काम कर, तू भी उस गुफा के पास जा और तू इसमें बुराई का रास्ता चुनियो। ये लड़की तो पागल है जो कि ज्ञान की बातें सुनकर आई है। तो बुराई के रास्ते पर जाइयो और वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आइयो, फिर हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। माँ, लालच गलत बात है। बुराई के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा ना हो कि प्रिया के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुझसे किसी ने तेरी राय नहीं मांगी है। मेरी बेटी बुराई के रास्ते पर ही जाएगी और देखियो वो वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आएगी। तेरी तरह नहीं है वो, बेवकूफ कहीं की। फिर पूजा के बताए हुए रास्ते पर प्रिया चली जाती है और जिस तरह पूजा को जादूगरनी मिली थी, उसी तरह प्रिया को भी जादूगरनी मिलती है। और जादूगरनी ने उसे अच्छाई के रास्ते पर क्या होगा और बुराई के रास्ते पर क्या होगा वो सारी बातें बताती है। और प्रिया अपनी माँ के कहने पर बुराई के रास्ते पर चली जाती है। प्रिया सीधा बुराई के रास्ते पर जाने लगती है। बुराई के रास्ते पर जाते जाते उसे एक चुड़ैल मिलती है। मुझे पता है तुम बहुत सारा पैसा और सोना लेने के लिए आई हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन करने होंगे। प्रिया तो लालच में बिल्कुल डूबी हुई थी। वो बिना पढ़े और बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर साइन कर देती है। चलो, तुमने इस पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तुम यहाँ पर खुदाई करो, फिर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। और चुड़ैल के कहने पर प्रिया वहाँ पर खुदाई करने लगती है, लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, खुदाई करते करते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। यहाँ पर कुछ है भी या नहीं, या तो मुझे पागल बना रही हो? पागल तो तुम बन चुकी हो। तुमने बिना पढ़े इस पेपर पर साइन कर दिया। इसमें लिखा था कि तुम्हें अपना एक पैर मुझे देना होगा
और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तुम्हें मुझे एक पैर देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना पैर नहीं दूंगी। ये सारी बातें तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुम लालच में इतनी खोई हुई थी कि तुमने पढ़ा ही नहीं। पर ये तो तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्रिया मना करती रहती है, लेकिन फिर भी चुड़ैल प्रिया का एक पैर निकालकर अपने टूटे हुए पैर लगा देती है और खुश हो जाती है। फिर प्रिया वहाँ से उदास मन से आ जाती है और जब वो घर जाती है तो उसकी माँ देखती है कि प्रिया का एक पैर नहीं है। अरे बेटी, ये कैसे हुआ? माँ, उस चुड़ैल ने मेरे एक पैर ले लिया। मैंने कहा था ना माँ, बुराई के रास्ते पर जाने के बाद प्रिया के साथ कुछ बुरा जरूर होगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन बेटी, हुआ क्या, मुझे बताओ। फिर प्रिया अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो शायद जिंदगी में कभी लालच नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ, उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस
मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसुओं से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा। मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी। लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है। और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं। और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं। और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया। जरूर यह तूने जानबूझकर किया है।
नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी, इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है, जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतनी सारी धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोने और चांदी के मटके की नदी मिली, जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है,
ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादुई सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादुई चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया। मैं तो जादुई सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादुई सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादुई सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादुई सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।